Good afternoon to all of you. Welcome to Hindu newspaper analysis. So let's start the day with the Hindu analysis. So I have picked the important article for you from the Hindu newspaper. So let's proceed further. तो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर के अंदर जो हमारा फ्रंट पेज है उसके अंदर एक न्यूज़ थी. इट्स अबाउट वेट फॉर अ सेकेंड. या तो न्यूज़ थी हमारे कि 40 Indians among 49 worker killed in Kuwait inferno. तो एक फायर रेज हुआ वहाँ पे के अपार्टमेंट में कुवैत के अंदर. और उसमें आउट ऑफ 49 वर्कर्स 40 वर मतलब 40 इंडियन सिटीजन्स वर किल्ड देयर. तो ये थोड़ा सा दुखद बात है हमारे लिए. तो पीएम ने अनाउंस किया कि 2 लाख का एड मिलेगा और भी कुछ कुछ रिलीफ अनाउंस किया गया. तो इट्स अ सैड न्यूज़, पर ये हमारे पर्सपेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट है. तो हम देखते हैं कि कुवैत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसको हम कहते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. ठीक है, दैट इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जीसीसी. ठीक है. अब ये है कि जो जीसीसी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, एक तो एक सवाल है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का क्या इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव में, और जीसीसी वैसे क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बेसिकली इसका एस्टैब्लिशमेंट 1981 में होता है. और अगर इसका पूछें तो ये जो होता है एग्रीमेंट की जीसीसी कहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये सऊदी अरब के रियाद में इसका फॉर्मेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट होता है. तो इसका जो हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट है वो भी अभी रियाद है, सऊदी में है. तो जीसीसी के अंदर जो है 6 नेशन है अभी फिलहाल में. अभी कहाँ पे क्या अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको, कुवैत के अंदर फायर मिस हैपनिंग हुई, तो कुवैत भी उसका पार्ट है. ठीक है. कुवैत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडियन पर्सपेक्टिव से भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 35% ऑफ द क्रूड एंड 70% जो हमारा जो गैस का जो सप्लाई है वो इम्पोर्ट हम यहाँ से इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है. तो दैट्स अ ह्यूज नंबर. सो इससे इकोनॉमी में भी कुछ कुछ बदलाव हो सकते हैं. आपको पता ही है जैसे कि अगर पेट्रोल डीजल इन चीज़ों का प्राइस अगर बढ़ता है तो सब्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन भी थोड़ा किक करता है. So these are the very important nations as far as Indian perspective is concerned. ठीक है. तो हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1981, जो एक हमारे मतलब की बात है. फुल फॉर्म क्या है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. देन इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया मैंने, क्या है वो, क्यूबॉक्स. क्यूबॉक्स करके एक आप ऐसे याद रखें, क्यूबॉक्स. ठीक है. क्यूबॉक्स, क्यू इज, क्यू से हो जाएगा हमारा कतर. ठीक है. कतर इज अ मेंबर ऑफ दिस, कतर. देन यू, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. देन बी इज फॉर बहरीन. आप और भी कोई एक्रोनिम यूज कर सकते हो, थोड़ा एक्रोनिम बना के ऐसे याद करना कंपैरेटिवली इजी होता है. तो डायरेक्टली भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ जीसीसी. और इधर अगर थोड़ा और ट्विस्ट करें तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ जीसीसी. अदरवाइज तो डायरेक्टली स्टेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. तो मैंने बताया आपको सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है इसका, रियाद, सऊदी में. ठीक है. तो क्यू इज कतर, क्यू बॉक्स, QUBOKS. क्यू इज कतर, यू इज यूएई, बहरेन. जब वो पे आते हैं अपन तो ओ इज ओमान. देन कुवैत. ठीक है. कुवैत एंड सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास कतर, यूएई, बहरेन, ओमान, कुवैत एंड सऊदी. कितने कितने नेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6. तो जीसीसी के अंदर कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर्स हैं. और ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है जिसमें सारे के सारे अरब नेशन है. पर्शियन गल्फ एक है वहाँ पे, पर्शियन गल्फ के सारे अरेबियन नेशन है इसमें, इराक को छोड़ देता हूँ. तो जब पर्शियन गल्फ की बात करेंगे तो इसमें एक और क्यू बॉक्स में आई एक और जुड़ जाएगा, ईरान भी उसका पार्ट है. ठीक है. तो ये हो गया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. और फिर एक जो जैसे कैसे यहाँ पे हमारे बंगाल की खड़ी है, वहां पे भी एक गल्फ है, उसको कहते हैं पर्शियन गल्फ. ठीक है. वाटर बॉडी है पर्शियन गल्फ. तो पर्शियन गल्फ के इन सर्कल कौन कौन सा कंट्री करता है, तो ये हमारा हो गया, ये 6 नेशन हो गए. क्यूबॉक्स प्लस आएगा नहीं, ईरान भी उसका पार्ट है, सिर्फ इराक उसका हिस्सा नहीं है. ठीक है. सो ऑल दो इट्स करंट ऑफिशियल नेम इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट ऑफ गल्फ. तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सिनेरियो है. अब जीसीसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो यही होता है कि लोगों से लोगों के बीच में टाइज बढ़ाना है ना, हम टूरिज्म को प्रमोट करें, ट्रेड को क्या है प्रमोट करें.
आपस में क्या है कि कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में अच्छा रिश्ता होगा तो यहाँ से लोग वहाँ भी घूमने जाएंगे, फिर वहाँ पैसे खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी बूम करेगी। सब्सिक्वेंटली जगह का भी ग्रोथ होगा, और जो एक दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रेड है उससे भी क्या है, एक इकोनॉमिक टर्म्स में हमें एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर किसी का टेक अच्छा है तो उसे टेक का हम बदले में सर्विस ले सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो चीज़ है हम वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो साइमेंटली दिस इज द वे हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है। जीसीसी में एक बात की गई कि हम एक कॉमन मार्केट बनाएंगे, उससे क्या होगा फायदा, एक सिंगल मार्केट बनाएंगे तो इससे फायदा होगा कि ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ज्यादा मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे चेक्स होते हैं ना, चेक्स मतलब जैसे आप क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, ठीक है, तो आपको टोल देना पड़ता है ना। कई जगह पे टोल टैक्स होता है। टोल टैक्स बेसिकली होता है कि हम हाईवे के मेंटेनेंस ये सब के लिए करें। मान लो कि बीच में क्या है, कॉमन मार्केट है इन द सेंस कि मतलब ज़्यादा ट्रेड बैरियर नहीं है, ऐसी चीज़ें कम है, तो फिर क्या है, आपको ट्रैवल करना थोड़ा फ्रीक्वेंट हो जाएगा, और मतलब आपको कहीं पे रुकना नहीं पड़ेगा। अब तो हालांकि ऑल थैंक्स टू व्हाट, यूपीआई पेमेंट और डिजिटल पेमेंट गेटवेज की वजह से थोड़ा सी चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन स्टिल मतलब जहाँ पे हम कोई सामान ले जाते हैं कोई, तो फिर क्या है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, मतलब चेक करना पड़ेगा कि क्या सामान जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो कॉमन मार्केट बनाने से ये होगा कि इकोनॉमी थोड़ा सा ज़्यादा फ्लरिश करेगी कंपैरेटिवली। तो ऐसी चीज़ों की बात की गई है। तो एक प्लान किया है कि ये सिंगल करेंसी भी बनाएंगे, एक ही करेंसी होगा, पूरा जीसीसी में एक ही करेंसी चलेगा, और उसका नाम भी एक प्रपोज किया है, खलेजी करके। ठीक है, हालांकि ये प्रपोज नेम है, अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है, बस अब ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक यहाँ पे रखा कि ऐसा ऐसा हमारे मतलब का काम क्या था, हमारे मतलब की चीज थी जीसीसी क्या है। जीसीसी में कितने मेंबर है, क्यूबॉक्स। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1981, एंड सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, रियाद में, रियाद में ही इस ग्रुप का फॉर्मेशन भी होता है, एंड रियाद इज इन सऊदी। फिर पर्शियन गल्फ की बात करेंगे तो इसमें और क्या जुड़ जाएगा, प्लस आई, यानी ईरान, इराक इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। देन जीसीसी में क्या हो गया, क्यूबॉक्स में क्या हो गया, कतर। देन यूएस, व्हाट इज यू, ये अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, यू से हमारा यूएई है। देन यूएई के बाद हमारे पास क्या, बहरीन है। देन ओमान, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। सो ये हो गया। अब इंडियन पर्सपेक्टिव में जब मैं बात कर रहा था, तो जो भी जो गल्फ कॉपरेटिंग गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उनके पास हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा, रिजर्व बहुत ज्यादा है। और हमारे इंडिया और एनर्जी मार्केट भी है, भारत को काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री की आबादी बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट 140 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर नहीं, 140 करोड़ के आसपास पहुंच गए अपन। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो एनर्जी नीड्स भी बढ़ रही है पैरेलली। तो हम क्या है, हाइड्रोकार्बन का रिजर्व है जीसीसी पे, तो क्या, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम ऑलमोस्ट 35% ऑफ द क्रूड एंड 70% ऑफ द गैस भी इम्पोर्ट फ्रॉम देयर। ठीक है। दूसरा जो सऊदी और यूएई है, वहाँ पे भारत के बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने, बहुत सारे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर वहाँ पे जाते हैं। अ, तो एक ये भी उसमें कहा गया, जो कुवैत वाला है, उस आर्टिकल में आगे जाके एक और डिस्कशन हुआ कि एक और सिनेरियो अगर हम देखें, तो भारत के बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, मतलब इंडिया से बाहर जाते हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव में जाते हैं। ठीक है। मतलब जॉब के पर्सपेक्टिव में जाते हैं, तो ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम ऐसे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो भारत में ही बना दें तो थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन को हम कम कर सकते हैं, मतलब कि जो लोग यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं उस माइग्रेशन को हम चेक कर सकते हैं। तो एक और कहा जा रहा है कि एक सरकार को जरूरत है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी हम लेके आए, कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी भी भारत सरकार लेके आए, ताकि क्या है, हम थोड़ा माइग्रेशन को चेक कर पाए, लोग हमारे ज्यादा माइग्रेट ना करें, और हमारे जो बेस्ट ब्रेन है वो भारत में ही रहे और भारत के ही डेवलपमेंट में काम आए। तो माइग्रेशन जैसे बाहर में भी बहुत सारी तकलीफ होती है, जैसे लोग जाते हैं तो क्या है, कई बार क्या है कि वो किसी मिडिल मैन के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है। फिर हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, कई बार उनको जबरदस्ती वहाँ पे काम कराया जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे। कहीं कहीं सिनेरियो में बॉन्डेड लेबर भी देखा गया है। दो तरह के लोग माइग्रेट करते हैं, एक तो टॉप स्किल नॉट पे, मतलब जो हाईली स्किल्ड पर्सन है, जैसे मान लो जैसे यूएस में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, कोई ओरेकल में है, गूगल में है। ठीक है। एक सेमी स्किल्ड वर्कर, जैसे कि दुबई में, इन सब चीज़ों में बहुत सारे भारत से लोग जाते हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है। तो दोनों तरह के लोग जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन को चेक करने के लिए भारत को एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी की जरूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन,
ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इसकी एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को कहते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देंगे, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। तो ये कह रहे हैं यहाँ से भारत से बहुत ज्यादा लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं। तो भारत सरकार को एक जरूरत है कि कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी बनाए, जिससे इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन है उसको हम रोक पाए, और इंडिया में ही बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हम निकालें उनके लिए, ताकि लोग थोड़ा कम माइग्रेट करें। ठीक है, इसका एक प्लस पॉइंट एक और है कि इस वजह से भारत में रिमिटांसेस बहुत आता है। रिमिटांसेस क्या है, जो बाहर लोग पैसे कमा रहे हैं वो इंडिया में पैसे भेजते हैं। तो अभी 2024-23 के एंड में ही हमारा $100 बिलियन का माइग्रेशन आया। दुनिया का सबसे ज्यादा माइग्रेशन भारत ने, माइग्रेशन नहीं, रिमिटांस से सबसे ज्यादा इंडिया ने रिसीव किया, $100 बिलियन। सबसे ज्यादा रिमिटांस जो जिस स्टेट में आता है भारत में, ये भी एक फैक्ट है। पहले केरला में सबसे ज्यादा आता था, केरल में, लेकिन अभी जिस स्टेट को सबसे ज्यादा माइग्रेशन मतलब रिमिटांसेस रिसीव किया है, सॉरी नॉट माइग्रेशन, रिमिटांसेस जो अचीव रिसीव किया है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग जो है अपने घरों पे पैसे भेज रहे हैं बाहर से पैसे कमा के। और दूसरे नंबर पे कौन है रिमिटांसेस में, केरला है। ठीक है, ये फिगर अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, पहले केरला वाज द स्टेट जो हाईएस्ट रिमिटांसेस रिसीव करता था, लेकिन अब कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, और इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया, $100 बिलियन। इतना पैसा बाहर से आया है, सोचो, रिमिटांसेस के टर्म्स में। तो ये भी एक फायदा है, ठीक है, कि देश में इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, लोगों के पास आ रहा है, तो उससे भी कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और ग्रेजुअली इंडिया को भी उससे एडवांटेज होगा ही लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ये सिनारियो है। ठीक है, और इंडिया का जैसे मैंने बताया कि जीसीसी क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है ना, भारत सबसे बड़ा पार्टनर है इसका। ठीक है, 2022 का ही फिगर है, $154 बिलियन का हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ। और देखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जीसीसी कंट्रीज कंट्रीब्यूट 35% ऑफ इंडिया ऑयल इंपोर्ट एंड 70% ऑफ द गैस इंपोर्ट। दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। तो हमारी काफी डिपेंडेंसी है ऑन क्रूड एंड व्हाट, गैस पे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट दे आर अ वेरी बिगेस्ट सप्लायर। तो हमारा हाइड्रोकार्बन्स का रिजर्व है उनके पास, और अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारी डिपेंडेंसी है जीसीसी पे। तो ये हो गया हमारा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए एक मैप अटैच कर दिया है, लोकेशन आप देख सकते हो। जो मेंबर है यहाँ के, ये सऊदी है, यहाँ कुवैत, दिस इज बहरेन, कतर, यूएई, ओमान। ठीक है, तो ये हो गया, दीज आर द मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। क्या बताया था, क्यूबॉक्स। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। अब अपन चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे। नरेंद्र मोदी साहब जो है हमारे पीएम, अभी थर्ड टाइम सी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये जो है G7 की मीटिंग, G7 आउटरीच अटेंड करने गए हैं इटली में। ठीक है, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मिलोनी, इन्होंने इनको इनवाइट किया। ठीक है, G7 में, G7 का सबमिट होने जा रहा है रिसेंटली, 13 से 15 जून के आसपास ये सबमिट होगा। जबकि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी ही इसके मेंबर है। लेकिन दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि इंडिया को भी इसके अंदर इनवाइट किया गया है। ठीक है, क्यों इनवाइट किया गया था, क्यों इनवाइट किया गया होगा, विल डिस्कस इन द लेटर, अभी डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। पहले देखो आप, ये क्या है, जस्ट 4 डेज आफ्टर बीइंग, 4 दिन हुए इनको अभी थर्ड टर्म लिए हुए मोदी साहब को हमारे। ही ट्रैवल टू अपूलिया रीजन ऑफ इटली। ठीक है, दैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। G7 का 50वां सबमिट होने जा रहा है, 50th सबमिट। मैंने आपको पिछले एक और क्लास में डिस्कस किया, फिर भी स्टिल अब और बढ़िया, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो G7 का 50th सबमिट कहाँ पे होने जा रहा है, ये होगा इटली में। क्योंकि क्या है, इटली प्रिसाइड कर रहा है 2024, किसके पास है, G7 की प्रेसिडेंसी वो इटली के पास है। ठीक है, सो इटली इज व्हाट, इटली इज प्रिसाइडिंग द G7 समिट दिस टाइम। ठीक है, जो प्रेसिडेंसी है किसके पास है इस बार, इटली के पास है। ठीक है, इटली के जिस शहर में हो रहा है उस शहर का भी नाम डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, तो कहाँ पे हो रहा है, अपूलिया रीजन में हो रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछ देंगे, अपूलिया रीजन इज एसोसिएटेड विद व्हाट, G7, G20, और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे, I2, U2 और क्वाड। तो क्या आंसर होगा, आंसर विल बी G7। ठीक है, अपूलिया, एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपूलिया इज अ प्लेस रिसेंटली न्यूज, सो ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, सो इट इज एसोसिएटेड विद इटली। तो G7 का जो 50वां सबमिट है वो हमारे कहाँ पे हो रहा है, इटली के अपूलिया रीजन में हो रहा है। मोदी जी को बुलाया गया हमारे वहाँ पे। ठीक है, अब G7 में कौन कौन से मेंबर है वो डिस्कस करते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं। तो G7 क्या है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी।
दैट इज यानी डेवलप कंट्री है बेसिकली। मैंने आपको एक पिछले क्लास में क्या बताया था, G7 क्या था। ब्रिटेन ने क्या किया था भाई, ब्रिटेन जो है जर्मनी का जूस पी गया। मैंने ऐसे आपको याद करने के लिए बताया था, है ना। सी, ई जो है, ई को रिप्लेस करना है एफ से। जे इज जापान, यू हमारा यूएसए, हमारा नहीं मतलब वैसे यूएसए। इटली, इंडिया नहीं है इटली। देन कनाडा। याद रखना, चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। G7 का बेसिक उद्देश्य यही है। इंडिया को एक्चुअली में भी इसलिए बुलाया गया है ताकि चाइना को कंटेन कर पाए इंडिया। क्योंकि क्या है, यूएस का अभी बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है चाइना के साथ। तो यूएस चाहता है इंडिया को आगे बढ़ाए और एक इंडिया क्या है उसको कंटेन करे, ठीक है। तो इंडिया का इससे एक और फायदा है कि हमारा जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उसमें हमारा इंडिया का भी एक अच्छा नाम चल रहा है अभी। तो एक वेरी गुड थिंग फॉर फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। तो जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड फ्रांस, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, ब्रिटेन ने जर्मनी का जूस पी लिया। जे जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड फ्रांस, ठीक है। ये याद करने का तरीका जैसे आपने याद करना है वैसे करो, है ना। बेसिकली याद होना चाहिए कि G7 में कौन कौन से मेंबर है। तो ब्रिटेन है, ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन को यूके आप ऐसा ले लो, है ना। हालांकि अब थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन स्टिल। तो ब्रिटेन यूके मान लो, है ना। यूके, जर्मनी, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड फ्रांस, ठीक है। तो ये हो गया G7। G7 बेसिकली पहले G8 हुआ करता था। रशिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग, ठीक है। लेकिन 2014 के अंदर रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया पोस्ट एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, है ना। क्रीमिया का जब एनेक्सेशन कर लिया रशिया ने, तो रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया और G8 क्या है, अब G7 है। तो अर्लियर द ग्रुप वाज G8 जिसमें रशिया भी एक पार्ट था इसका, ग्रुप ऑफ 8 नेशन। पर 2014 के बाद रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया पोस्ट एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, है ना। Post annexation of Crimea, Russia was removed from this group in 2014 and now the group is G7 only, ठीक है। पोस्ट एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, ठीक है। सर्च करना जाके क्रीमिया कहाँ पे है, ठीक है। तो ये कहानी पुरानी चलती आ रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ 1975 में। एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर पूछे कि G7 का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी होस्ट होता है वहीं पे बना देते हैं, लेकिन वैसे एज सच परमानेंट कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है। जैसे मैंने आपको G20 में बताया था, सिमिलरली G7 एंड G20 ग्रुपिंग्स में किसी का भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ओके। ये एनुअली मतलब साल में एक बार मिलते हैं। और कॉमन इंटरेस्ट जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक, बेसिकली इस बार जो मीटिंग हो रही है इसमें जो मुख्य जो चीफ मुद्दा ये है कि जो क्या है, यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको कैसे रोका जाए, ये सब को लेके चल रहा है मामला, ठीक है। फिर वही जो मैंने बताया G8 था, फिर G7 कैसे हो गया। तो G7 की समिट कहाँ पे होने जा रहा है, इटली में होने जा रहा है। इटली के कौन से शहर में, अपूलिया में। 13 से 15 जून में होगा। मोदी जी को भी बुलाया गया इसमें हमारे। इस बार किसके पास है प्रेसिडेंसी, इस बार प्रेसिडेंसी है हमारे किसके पास, G7 को कौन प्रिसाइड करेगा, इटली, है ना। इटली प्रिसाइड्स फॉर 2024, 2024 इटली का है G7 के लिए। अब यहाँ से एक और चीज आप नोट कर लो, ठीक है। स्क्रिबल करते रहो थोड़ा सा, बाकी तो मैंने पीपीटी बना रखा है आपके लिए। क्या स्क्रिबल करोगे, नेक्स्ट G7 जो होगा 2025 के अंदर, उसको वो कहाँ पे होगा, कनाडा में होगा। और जहाँ पे होता है वही प्रिसाइड करता है, तो कनाडा विल होस्ट, ठीक है। कनाडा विल बी द नेक्स्ट होस्ट, विल बी द नेक्स्ट होस्ट ऑफ G7, नेक्स्ट होस्ट ऑफ G7 कब, 2025 के अंदर, ठीक है। तो कनाडा विल होस्ट द नेक्स्ट, कनाडा विल बी द नेक्स्ट होस्ट ऑफ G7 इन 2025। अभी कहाँ पे हो रहा है, इटली में। अब बहुत ही और भी टफ कर दे तो क्या पूछेंगे, G7 जो है 2025 के अंदर आने वाला जो G7 है कहाँ पे होगा, तो कनाडा में होगा, ठीक है। तो कनाडा में होगा तो कनाडा ही प्रिसाइड करेगा बेसिकली, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंसी जो है वो काउंसिल की कैसे रोटेट करती है, तो वो एनुअली रोटेट करती है, ठीक है। मतलब हर साल होता है एक, जैसे इस साल का हो गया इटली के पास, तो अगले साल का मिल गया कनाडा को, ठीक है। तो ये अभी जो हो रहा है ये 50वां समिट है। तो जाहिर सी बात है जो कनाडा में होगा वो 51 होगा, है ना। 51st। तो ये हो गया, ठीक है। और भी लोगों को बुलाया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी को बुलाया गया। यूरोपियन कमीशन भी इसका मेंबर है, वहाँ के भी जो कमीशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा आते हैं इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली मुद्दा अफ्रीका के ऊपर बात किया जाएगा, है ना, कि अफ्रीका में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अफ्रीका को भी धीरे धीरे कैसे डेवलप करें। क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमेशा से चलता आ रहा है। इस तो शताब्दी का ही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्लाइमेट चेंज ही है ना। जैसा अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस बार
बहुत ही शार्पली राइज कर रहा है, हीट वेव्स बहुत ज्यादा है। तो दीज आर ऑल व्हाट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट जिसका मुद्दा चलता आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, उस पर बात होगी, है ना। गाजा और इन सब के ऊपर जो लगातार अटैक्स चल रहे हैं, है ना। फिर रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है, वो माइग्रेशन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी माइग्रेट के ऊपर मैंने आपको ये बताया कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आता है, उसमें इंडिया को भी कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी बनाओ, है ना। तो इन सब मुद्दों पे बात की जाएगी, ठीक है। तो G7 से डेवलपिंग नेशन जैसे भारत और इन सब देशों के लिए क्या फायदा होगा, ठीक है। देखो, एक ना यूरोप ने एक प्लान बनाया, जिसको एक स्कीम बनाया जिसको मेटाई प्लान बोलते हैं। मेटाई प्लान, इसके थ्रू क्या होगा, ये बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्री हैं जो बिल्कुल ही डेवलप नहीं है उनको लोन देगा, ठीक है। लोन देगा बेसिकली। देखो ये सब जो सिनेरियो होता है ना, ये एक दूसरे कंट्री को थोड़ा काउंटर करने के लिए भी होता है। जैसे चाइना की एक पॉलिसी है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी बोलते हैं उसको, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना क्या है, बहुत सारा उधार देता है, पता है उसको कंट्री रीपे नहीं कर पाएगी, फिर धीरे धीरे उस कंट्री को इंसर्कल करता है, उसके बॉर्डर्स को लेता है, उसकी जगहों को खरीदता है। तो इससे क्या है, चाइना अपनी हेजेमनी बनाता है दुनिया में। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इसने बहुत पैसे बनाए पैरेलली। तो इसने एक पॉलिसी लेके आया, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, है ना, इनसर्कलिंग द टेरिटरी ऐसा कहते हैं। और तो चाइना की बहुत सारी पॉलिसी है, उसमें एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है। इन सबको ही काउंटर करने के लिए, ताकि चाइना का जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा ना बन जाए इंडो पैसिफिक रीजन में, इसलिए इंडिया को भी इसलिए भी इनवाइट किया गया कि इंडिया जो है चाइना को कंटेन करे। तो इंडिया को एक ढाल और शील्ड की तरह कहा जा रहा है। वैसे भी इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमिनेंट पावर है जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है एशिया के अंदर, और ग्रेजुअली हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक टर्म्स में भी हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी हम मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी जैसे डिफेंस में हम काफी अच्छा कर रहे हैं, है ना। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस की बहुत सारी चीजें अब हम बाहर से नहीं लाके इंडिया में ही, तो इंडिया में ही हम उसका इंडिजिनाइजेशन मतलब भारत में ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गैस गैस स्टेशन बनाएंगे, हाइड्रोजन पाइपलाइन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। एशिया और अफ्रीका के बीच में एनर्जी हब बनेगा, ठीक है। इससे क्या, ये सब चीजें हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट G7 नेशंस, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली G7 के बारे में। अब हम चलते हैं, एक स्टडी आया, उसके तहत भारत जो है दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशन में दूसरे नंबर पे है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, है ना, लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसको याद रखना। डायरेक्टली पूछ लेंगे भैया लाफिंग गैस किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का, मतलब सबसे बड़े पोल्यूटेंट है नाइट्रस, सेकंड लार्जेस्ट है मतलब दुनिया में हम। पहले नंबर पे कौन है भैया, चाइना टॉप कर रहा है, इसमें भी इमिशन में भी चाइना टॉप कर रहा है, और भारत किस पे है, दूसरे नंबर पे है। फिर यूएस है, ठीक है। अब मेजर सोर्स क्या है भाई, ये इमिशन कहाँ से आता है। तो बहुत, जो बहुत सारा फर्टिलाइजर्स में बहुत सारा इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन का, वहां से बहुत सारा ये पोल्यूटेंट निकल रहा है। इसका एक प्रॉब्लम क्या है, अगर बहुत ज्यादा इमिशन होगा तो क्या क्लाइमेट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली क्लाइमेट चेंज करता है ये। तो नाइट्रस ऑक्साइड जितना ज्यादा देर एटमॉस्फेयर में रहेगा, उतना रैपिडली ये बढ़ता रहेगा, और ये हीट चेंज जो है, हमारे हीट का भी एक बहुत बड़ा क्या है, कहते हैं कि इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कहा गया है कि पैरेलली नाइट्रस ऑक्साइड और इन चीज़ों का जो लेवल है, इमिशन है, उसको कट करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल में ये लिखा गया है कि कैसे कैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें कंटेन करने की इसको ज़रूरत है, ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, देखो, क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है। तो क्योंकि क्लाइमेट अगर सही नहीं रहेगा तो बहुत ही ड्रास्टिक इन्वायरमेंट होगा, तो क्या है, इट्स वेरी क्या है, वेरी थ्रेटफुल टू द मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी। तो इसको तो हमें रोकना ही रोकना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा इम्पैक्ट है ना, देखते हो आप, कई जगह पे ड्रॉट आ जाता है, कई जगह पे पानी ही नहीं आता। इवन देखो बैंगलोर जैसी अच्छी सिटी के अंदर भी अभी देखो वाटर क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारे स्टेट में चल रहा है, सब क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है। तो नेचुरल चीज़ों से दूर जाते हुए हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ऑल थैंक्स गोज टू अर्बनाइजेशन एंड व्हाट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो हम जा रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट भी है। तो एक है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, एयर क्वालिटी कैसा है जो हम सांस ले रहे हैं उसको मेजर करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, एक एक क्या है ये, एक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाया गया। और ये जो है
इसको कौन देखता है? तो एक बोर्ड है भारत में जिसको कहते हैं हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एक। ठीक है, ये देखता है कि जो हम क्या है, इसने इंस्टीट्यूट क्या किया, नैक्स। ठीक है, क्या चेक करने के लिए कि एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है अक्रॉस द कंट्री वो कैसे हैं। ठीक है, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वेदर इट इज ब्रीदेबल है या नहीं है ना। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये लाया गया। इंडेक्स बेसिकली लाया गया मेजर करने के लिए हम जो ले रहे हैं वो कैसी कैटेगरी में है, सीवियर है, गुड है, वेरी बैड है। तो उस हिसाब से वार्निंग दी जाती है अगर बहुत बहुत सीवियर होता है। जैसे एक बार, बहुत बार हो जाता है ऐसा, दिल्ली गुड़गांव पेरिफेरी में तो बहुत ही सीवियर कंडीशन रहते हैं। तो यहाँ पे कई बार ऐसा दिया जाता है कि आज जो है बहुत ज्यादा है, सीवियर है, तो आप इसीलिए कहते हैं कई बार क्या है, आप मास्क वास्क लगा के चलें। तो इसके अंदर ना एक पर्टिकुलर मैटर होता है, 2.5 उसको कहते हैं, और 10। ये बहुत ही ड्रेडफुल है। अभी एक रिसेंटली एक रिसर्च भी हुआ और एक बेसिकली स्टडी हुई, और उसमें पता चला कि इवन लंग्स को तो ये मतलब पोल्यूशन पोल्यूटेंट है, पॉल्यूशन के तहत क्या रेस्पिरेटरी डिजीजेस काफी ज्यादा होता है, तो लंग को इन्फेक्ट तो करते ही करते हैं। लेकिन अभी एक रिसेंट स्टडी के तहत पता चला है कि दीज आर द वेरी बिग कॉज फॉर इवन हार्ट अटैक्स। ठीक है, 18-19% हार्ट अटैक आज की डेट में इसके थ्रू हो रहा है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज्यादा लोग जो इसकी वजह से शिकार हो रहे हैं, इवन 22 22 लाख लोग, सोचो 22 लाख लोग हर साल इसकी वजह से जान धोना पड़ रहा है उन्हें, हाथ मतलब कि दे लॉस देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। तो इट्स अ वेरी 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 सीवियर थिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो सरकार भी बहुत सारी पॉलिसी लेके आ रही है, और बहुत सारे हर स्टेट में, जैसे दिल्ली में एक चलता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसे आपने देखा होगा पहले धीरे धीरे फेज मैनर में बेसिकली वो चीज़ों को कम करते हैं, जैसे कि थोड़ा पोल्यूशन बढ़ा ठंडियों में हो जाता है, दिल्ली का इवन पंजाब पंजाब हर जगह पे भी हो जाता है। आपने सुना होगा स्टबल बर्निंग की वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। तो दिल्ली के अंदर एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। उसके तहत क्या कहते हैं, पहले कहेंगे कि ठीक है आप जो है छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज है उसको बंद करो। अब बहुत सीवियरिटी हो जाता है तो फिर ग्रेजुअली क्या कहते हैं कि हाँ सारे कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं, रात में 8-9 बजे के बाद हैवी व्हीकल को अंदर एंट्री करना मना कर देते हैं। ठीक है, फिर ग्रेजुअली फिर ऑड इवन आपने सुना होगा कि एक दिन ऑड गाड़ी चलाओ, एक दिन इवन वाला चलाओ, नंबर वाला। तो ऐसे ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। लेकिन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो वैसे ही देखो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये 2019 के अंदर आया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जो मैं पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहा हूँ इसको लेवल को हमें 20 से 30% कम करना। 132 शहरों को चुना गया भारत से, और कहा गया कि 2019 में जो लेवल था पर्टिकुलेट मैटर का मेजर किया गया, उसके कंपैरिजन में 20 से 30% हमें पर्टिकुलेट मैटर जो बहुत ही मेजर पोल्यूटेंट के कॉज है, इनको हमें रिड्यूस करना है 2024 तक। अभी हालांकि ये बढ़ा दिया गया है रिसेंटली, अभी 40% के आसपास कर दिया कि हमें 40% पर्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करना है 2024 तक। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स कब आया, ये 2009 के अंदर लाया गया। और कौन इसको देखता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस तरह एक स्टेट में भी होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो स्टेट स्पेसिफिक पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बॉडी बनाई गई है। ठीक है, तो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ बोर्ड ये क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहता है कि आप एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करिए। और इसमें क्या है, 12 पोल्यूटेंट्स हैं। 12 पोल्यूटेंट्स, ये कभी कभी डायरेक्टली ऐसा भी पूछ लेते हैं, ये यहाँ पे पी मिसिंग है ना, पोल्यूटेंट्स पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो 12 इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स है इसके अंदर, जिसके बेसिस पे मेजर किया जाता है कि एयर ब्रीथेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये पोल्यूटेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपको लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है, पर कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए पोल्यूटेंट। जिसमें हम नैक्स के अंदर, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर जो हम मेजर करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, दो एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया में लार्जली यूज किया जाता है, एक नैक्स वाला है, एक और रिसेंटली एक आया था जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बोलते हैं। ठीक है, उसमें कलर के बेसिस पे जो होता है, वन कलर वन कोड वन डिस्क्रिप्शन, अभी आगे बताऊंगा उसमें। इन दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कोई पोल्यूटेंट नहीं है। मतलब इन्होंने जो पोल्यूटेंट रखा है, रेंज ऑफ पोल्यूटेंट की इस बेसिस पे चेक करेंगे कि कितना पोल्यूटेंट है इन्वायरमेंट में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए पोल्यूटेंट। तो कभी कोई ऑप्शन में आए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या पोल्यूटेंट है अंदर मैक्स और एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि आपको लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ऐसे ही फंसाया जाता है क्वेश्चन पूछ के। तो मेजर पोल्यूटेंट कितने हैं इसमें, मेजर पोल्यूटेंट है इसके अंदर 12। ठीक है, इसको भी याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक है आपका लैन PCS है ना, PCS
आईपीएस, आईसीएस, सॉरी, आपने सुना होगा, स्टेट में पीसीएस होता है ना, पीसीएस, पीसीएस ऑफिसर जिसको बोलते हैं, एक तो आईएएस होता है ना, एक उसके नीचे जो स्टेट सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, पीसीएस कहते हैं। तो उसी बेसिस पे एक ऐसा ही ड्राफ्ट किया, देखो जो जिसको समझ में आता है उस हिसाब से बना लो। ठीक है, क्या है अपना एक्रोनिम, लैन पीसीएस, लैन पीसीएस जी, है ना, लैन ऐसे ही कुछ है, मान लो पीसीएस जी। अब बीबीए कर रहे थे अपन, बीबीए करते करते भाई नींद बहुत आने लग गई, है ना, पढ़ाई करते हुए नींद आती ही है। तो बोला भैया बहुत हो गया, अब सो जाते हैं, गुड नाइट, बीबीए गुड नाइट। तो लैन क्या है भाई, लैन पीसीएस, लैन इज लेड, ए इज आर्सेनिक, ठीक है, लेड, आर्सेनिक, एन इज निकल, ठीक है, लेड आर्सेनिक निकल। पी क्या है, पी इज पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर दो है, 2.5 और 10। ये क्या है 2.5 और 10, ये बेसिकली माइक्रोन साइज है, मतलब डायमीटर है। अगर 10 माइक्रोन से कम का है तो वो PM10 है, और 2.5 माइक्रोन से कम का है तो PM2.5 है। जितना छोटा होगा उतना खतरनाक है ना, फिर वो अगर आपकी बॉडी में चला गया तो इट्स वेरी हार्मफुल, है ना। इवन इसकी वजह से कैंसर भी होता है, कुछ स्टेजेस में देखा गया है। लंग डिजीज तो देखो होता ही होता है, अलॉन्ग विथ क्या मैंने जैसे आपको बताया, हार्ट अटैक्स भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। बेसिकली क्या होता है कि फिर वो वेन्स जाम हो जाती है, फिर क्या होता है, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है और तकलीफ, पैरेलली क्या है, हार्ट अटैक और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इससे। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, है ना। तो पर्टिकुलेट मैटर हो गया हमारा 2.5 और 10, ठीक है। अब सी क्या है, सी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। एस इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बीबीए गुड नाइट, बीबीए क्या है भाई, बेंजीन, एक है बेंजीन, एक है बेंजोपाइरीन, ठीक है। देखो भैया क्लैट में इतना टफ नहीं आएगा, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कितने पोल्यूटेंट हैं, 12, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, ऐसा करके पूछ सकते हैं लार्जली। इतना टफ नहीं पूछेंगे, लेकिन जुडिशरी में आ जाता है, जुडिशरी में पूछा भी जाता है, कई बार, एक बार पूछा भी गया है स्टेट में, है ना। तो ऐसा पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है। और ए से क्या है भाई, ए से हमने क्या बेंजीन कर लिया, और आर्सेनिक कर लिया, है ना, गुड नाइट। तो एक जो जी है हमारा, इससे हमारा हो जाएगा ग्राउंड ओजोन, ग्राउंड ओजोन। ओजोन एक तो ग्राउंड लेवल पे भी होता है, और एक अपर ऊपर भी होता है, ठीक है। तो एक ओजोन तो अच्छा होता है, और एक ओजोन जो है वो हार्मफुल होता है। चलो मैं ये और डिस्कस करूंगा, बहुत ही टफ नहीं बनाते इसको। एल इज लेड, ए इज अमोनिया, ठीक है। लेड हो गया हमारे पास, अमोनिया हो गया, निकल हो गया, लेन पीसीएस, PM2.5 एंड 10, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, ठीक है, अमोनिया, अमोनिया नहीं लिखा ना मैंने यहाँ पे, ए से अमोनिया, ठीक है। बीबीए गुड नाइट, तो जी से क्या है, ग्राउंड ओजोन, ठीक है। गुड नाइट याद करने लेगा, पूरे गुड नाइट से एक ही वर्ड है, ओजोन, समझ गए आप। लैन पीसीएस जी, लेड, ए इज आर्सेनिक, निकल पीसीएस, PM2.5 एंड 10, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये 4 ही है ना, 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी देखो 1 2 3 4, ये दो हो गया ना, PM2.5 एंड 10, तो कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एक कोई रह गया क्या अपने पास, ग्राउंड ओजोन हो गया, क्या छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने क्या छोड़ दिया यार, लेड हो गया हमारे पास, आर्सेनिक हो गया, वी हैव लेड, वी हैव आर्सेनिक, वी हैव निकल, ठीक है, PM2.5 10, कार्बन मोनोऑक्साइड कर लिया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो गया। अरे नाइट्रोजन ऑक्साइड छूट गया, बताओ, ये तो यहीं पे है। और ये गुड नाइट का एन जो है, ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, सॉरी, है ना। अब मैं एक बार वापस से आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे पहले, ठीक है। कौन कौन से पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट है हमारे पास लैन, पीसीएस, जी, ठीक है। क्या है, अब बीबीए पढ़ाई कर रहे थे, बीबीए की पढ़ाई करते करते आ गए हमें नींद, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, इसको सेपरेटली लिख लेते हैं क्योंकि दोनों से ही हमारे एक एक वर्ड है, ठीक है। बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करके जनरली नींद भी आ रही है, शायद अभी भी आपको आ रही होगी, लेकिन अब देखो कुछ करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा त्याग। लेन से क्या था, एल इज लेड, ए क्या है हमारे पास, आर्सेनिक, एक से आर्सेनिक है और एक से अमोनिया है, एन इज निकल, लेड आर्सेनिक निकल। पी क्या है भाई, पी है हमारा PM,
PM इज नॉट प्रधानमंत्री, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10। C इज कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। एस क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ठीक है ना, अभी सही चल रहा है ना अपन? अरे क्या हुआ है? हाँ जी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। BBA यानी बेंजीन। फिर बेंजोपाइरीन। आर्सेनिक हो गया, अब हमारे पास क्या बचा? अमोनिया। ये जी जो भी है, ग्राउंड ओजोन। ठीक है, ओजोन। एंड एन इज व्हाट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये दो था ना, 12। ठीक है। तो लैन PCAG। जी तो मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन अगर आपको उससे ग्राउंड ओजोन करना है उससे कर लेना, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो क्या है हमारे 12 पोल्यूटेंट क्या है? लैन PCAG, BBA, गुड नाइट। ठीक है। मैंने जितने पोल्यूशन से टॉपिक है इन्वायरमेंट से ऊपर सब करा दिया। ये तो अलग चीज है, ये नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है। लैन PCAG, BBA, गुड नाइट। ठीक है। ये 12 पोल्यूटेंट हो गए। अभी एक रिपोर्ट भी आया था, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। उसमें क्या कहा कि भारत जो है दुनिया में क्या है, थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, पोल्यूटेड है, सॉरी। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है दुनिया में, जहाँ पे PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सबसे ऊपर बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, सब कंट्री हमारे नेबरिंग ही है। तो पाकिस्तान पहले, सबसे ऊपर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है। तो ये बहुत ही सीवियरिटी है, जिसके वजह से जो इट्स नॉट ए गुड फॉर गुड थिंग। ठीक है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, इन चीजों को रोकने की काफी जरूरत है हमें। ठीक है। फिर वही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है एक 2014 के अंदर। तो ये दोनों इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कैटेगरी वाइज के लिए है, जो पहले मैंने बताया, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। कैटेगरी कैसी है? सीवियर है, गुड है। मतलब देखा होगा आपने कि लिखा रहता है, जैसे 50 के आसपास है तो गुड है एयर क्वालिटी। जब बारिश होती है तो एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। कहीं केस में सीवियर है, यानी तीन, वेरी सीवियर यानी अब वो मीटर में ही नहीं आ रहा, 999 के ऊपर, 500 के ऊपर। तो ऐसे कैटेगराइजेशन किया गया है कि कैसी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। फिर एक कलर कोड के थ्रू है, तो इसमें इसको ये भी कहा जाता है, वन कलर वन डिस्क्रिप्शन वन कोड। वन कोड वन कलर, हर कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। जैसे रेड क्या है, बहुत ही सीवियरिटी का चीज है वो। तो वन कोड वन कलर एंड वन डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 2014 में आया। सबको नापने का एक तरीका है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, इसके अंदर 8 पोल्यूटेंट है हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। ठीक है। सिर्फ 8 इंडेक्स है इसके अंदर, 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं इसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। इसमें बेंजीन बेंजोपायरीन जो लास्ट में चार बताया था ना, वो नहीं है, बाकी सब है। बाकी सब कॉमन है, जो अपने डिस्कस किया ना अभी, लैन PCAG। ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर व्हाट, ये हमने पूरा इन्वायरमेंट का और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो डिस्कस कर लिया। ठीक है। एक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब मिलके निकालते हैं। उसके अंदर ये लोग बताते हैं कि कहाँ पे बहुत ही सीवियरिटी कंडीशन है। इसमें जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आया था, अभी तो आया नहीं, अभी आने वाला है थोड़े दिन में। तो उसमें 180 कंट्री में भारत जो है 180 नंबर पे, ये अच्छी बात नहीं है ना। लास्ट से टॉप कर रहे हैं अपन, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत ही खराब है। इसमें डेनमार्क ने टॉप किया था। तो जनरली यूरोपियन कंट्रीज में ही एयर क्वालिटी काफी बेहतरीन है। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। ठीक है। अब थोड़ा सा न्यूज़पेपर में भी चेक कर लेते हैं, कुछ और चीजें हों जो रह गई हों हमसे। तो लेट्स चेक। तो आज का न्यूज़पेपर देखते हैं कि क्या है न्यूज़पेपर में, है ना। ठीक है। तो लार्जली हमने सब डिस्कस कर ही लिया है ना।
ये अब एक है हमारा है क्या ना, चंद्रबाबू नायडू जी, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू, ये भी एक याद रखो, तेलुगु देशम पार्टी जो है, तेलुगु देशम पार्टी के क्या है कैंडिडेट थे ये, और ये अभी ही स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना है आपको कि आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं अभी। ये बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी, ठीक है। इन्होंने अपना समर्थन भी दिया है अभी भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। तो ये है हमारे एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। ये पवन कल्याण जी हैं, एक्टर है ना, ये भी अब इस बार क्या है, ये भी जीते हैं चुनाव वहां से। तो एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या हो गया, एन चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या है, बीजेपी के ही एमएलए हैं मोहन चरण मांझी जी। तो ये उड़ीसा के 16 चीफ मिनिस्टर बने। नंबर टर्म ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से नंबर वाले बने, पर क्या नाम है इनका, मांझी जी, है ना, मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, ठीक है। कई बार टाइटल भी याद करोगे तो काम हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू याद रख लो, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और मांझी साहब, मोहन चरण मांझी साहब कहाँ से बने, ये बने हैं सीएम ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो उनको बधाई भी दिया है किसी यूनिवर्सिटी ने, वहीं की यूनिवर्सिटी ने, देना भी पड़ेगा, है ना। तो ऐसी चीजें हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हमारे मतलब का कौन सा आर्टिकल है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये बेसिकली ये अर्थक्वेक इन 2024, ये वो वाला अर्थक्वेक नहीं है। ये पार्टी के ऊपर ही लिखा हुआ है कि 1997 तक, तब तक भारत में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे बीजेपी और अदर पार्टी ने अपना दबदबा, मतलब अब पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करी। फिर ग्रेजुअली 2022 में कैसे डिक्लाइन हुआ, मतलब वोट बैंक थोड़ा सा गवर्नमेंट का कम हुआ, लेकिन फाइनली 400 के पार के बाद, ये लिखा हुआ है इसमें, इफ वी हैव एंडेड अप विद 400 पार, थोड़ा होप होता। तो ये सब करके ऐसे ही, मतलब ये पॉलिटिकल चीज़ों पे है, तो इट्स नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। एक ये चीज़ है, ये थोड़ा अपन डिस्कस कर सकते हैं, लोकसभा सेशन फ्रॉम 20, लोकसभा का सेशन जो है 2024 से शुरू होने जा रहा है, और नए एमपी जो है वे वो ओथ लेंगे, ठीक है। न्यू एमपी विल टेक ओथ। तो बेसिकली देखो इसमें क्या है, थर्ड टाइम मोदी साहब बनने जा रहे हैं। अब ये जो ये आपको पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सा लोकसभा का वो है, तो ये 18th लोकसभा चलेगा अब, ठीक है। इससे पहले 17वां था जो भंग हो गया, है ना, यहाँ लिखा है ना, फ्रॉम 17th लोकसभा। अब 17th लोकसभा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आ गए हैं 18वीं लोकसभा के अंदर। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब इनको ओथ दिलाना है, ठीक है। तो ओथ कौन दिलाएगा, सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, ठीक है, हर साल एड्रेस करते हैं, ठीक है। और एक वो मीटिंग बुलाते हैं, और उसमें जो दोनों जो मेंबर हैं, सॉरी, पार्लियामेंट को, उनको एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट में जाके। तो पहला एड्रेसल होता है प्रेसिडेंट का ही। अब ओथ की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक होता है प्रोटेम स्पीकर, एक क्या होता है, एक उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर होता है वो। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। प्रोटेम स्पीकर फॉर द टाइम बीइंग मतलब कि टेम्पररी है ये पोस्ट, ठीक है। इसके बारे में संविधान में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रोटेम स्पीकर के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। तो एक प्रोटेम स्पीकर होता है, बाई कन्वेंशन ये ऐसा बनाया गया है। तो एक प्रोटेम स्पीकर जो होता है, ये क्या काम करता है, अब देखो क्या है, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट चलेगी, ठीक है। पार्लियामेंट चलेगी तो जो लोग अपॉइंट हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको ओथ तो दिलाना पड़ेगा ना। तो उनको ओथ कैसे दिलाएंगे, कौन दिलाएगा, ठीक है। तो एक कन्वेंशन है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, उसको ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। जो सबसे सीनियर मोस्ट है, कौन जो भी होता है लोकसभा के अंदर, उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। सीनियर मोस्ट का मतलब ये नहीं कि 90 साल के तो बना दिया गया, मतलब ओहदे में, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, है ना, इन टर्म्स ऑफ टेन्योर सबसे सीनियर मोस्ट कौन है, तो उसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट में कौन करेगा, गवर्नर। और सेंटर में कौन करेगा भैया, स्टेट में करेगा गवर्नर, और सेंटर में करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। तो ये अपॉइंट किसको करते हैं, प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है। और टू प्रिसाइड ओवर द न्यूली इलेक्टेड हाउस। और उसके और किसको मैंने बोला, जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। फिर ये क्या है, जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर हैं,
उनको क्या है, ओथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। जब तक कि नया स्पीकर नहीं बन जाता तब तक ये क्या काम करते हैं, इनका काम यही होता है कि ओथ दिलाना। ठीक है, तो सबको ओथ दिलाते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर क्या है, टेम्पोररी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये ओथ दिलाते हैं और इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अगर स्टेट असेंबली में होगा तो कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है इन टर्म्स ऑफ क्या, टेन्योर और अपने ओहदे के हिसाब से, काम के हिसाब से, उसको क्या है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है। अब बात बात आती है कि एक स्पीकर और क्या है, हाउस को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक स्पीकर चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि स्पीकर होना चाहिए। ठीक है। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 है लोकसभा का। उसमें लिखा गया है कि हाउस जो है एज सून एज मे बी, ये नहीं लिखा हुआ है कि कब, ऐसे लिखा है एज सून एज मे बी, जितनी जल्दी हो सके क्या करना है, दो लोगों को अपॉइंट करना है। किसको? एक तो स्पीकर को और एक डिप्टी स्पीकर को, दो लोगों के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 93 ऑफ द लोकसभा के अंदर ये लिखा हुआ है कि द हाउस जो है एज सून एज मे बी, वो क्या करे, अपॉइंट करे दो मेंबर को, जिसमें से एक क्या बनेगा, स्पीकर, और एक बनेगा डिप्टी स्पीकर। इन्होंने ओथ दिला दिया। ठीक है, ओथ दिला दिया किसको? जो न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स हैं। उसके बाद क्या होगा, स्पीकर एक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्पीकर कौन सिलेक्ट करेगा भाई? तो स्पीकर जो है वो इलेक्ट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। जब स्पीकर का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा एक कन्वेंशन है। ठीक है, ऐसा कहीं संविधान में मेंशन नहीं लिखा गया, कन्वेंशन है कि जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से आता है। जो पार्टी, जैसे अभी लोकसभा कौन जीता है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी है ना। तो एनडीए, यानी तो स्पीकर जो है वो उनकी पार्टी से आएगा। और जो डिप्टी स्पीकर है वो कहाँ से आएगा? वो ऑपोजिशन पार्टी से आएगा। ठीक है, वो कहाँ से आएंगे? ऑपोजिशन पार्टी से आएंगे। कौन? डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो बाई कन्वेंशन, वो किससे आएंगे? ऑपोजिशन से। ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कन्वेंशन के थ्रू ड्रॉ किया गया है कि जो स्पीकर होंगे वो किससे आएंगे? रूलिंग पार्टी से। और जो डिप्टी स्पीकर है वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे हमारे ऑपोजिशन से। तो क्या मैंने बताया अभी कि आर्टिकल 93 है, उसमें लिखा गया है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ है, लिखा है कि एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके उनको दो मेंबर अपॉइंट करना है। एक किसको? एक करना है स्पीकर को और एक डिप्टी स्पीकर को। बाई कन्वेंशन है ये। अब जो मैं बता रहा हूँ बाई कन्वेंशन है। क्या है बाई कन्वेंशन? कि स्पीकर विल बी फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर कैन बी, डिप्टी स्पीकर फ्रॉम विद पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है। अभी ये मुद्दा वैसे भी बहुत चलता रहा है क्योंकि अभी तक डिप्टी स्पीकर नहीं था। ठीक है, 5 साल से ये पोस्ट खाली है क्योंकि क्या है, ऑपोजिशन में कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। क्यों नहीं था? मैंने बताया था आपको कि 10% सीट नहीं था पहले कांग्रेस के पास, जो सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पार्टी थी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियली था ही नहीं। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ह्यूज एंड क्राई चलता रहा। तो 5 साल से कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था अभी फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे भी डिप्टी स्पीकर का मुद्दा चलता आया है और ये मैंने आपको बता दिया कि ठीक है। तो ये है कहानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। और स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं। तो इतना ही जानने की जरूरत थी, मोर देन सफिशिएंट। बाकी लार्जली हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज हिंदू पेपर एनालिसिस। फिर हम मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, है ना। तो विल सी आगे। अब तो आज का डिस्कशन खत्म होता है यहाँ पे। लेट्स स्टॉप रिकॉर्डिंग। थैंक यू।